वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटलेज बाय महक। आज हम क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी, हिंदी में रहेगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इसके लिए हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को समझना होगा। तो पहले हम केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। एक केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उसके उन सब्सटेंस से जिनसे वो फॉर्म हुआ है। इसी को हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल रहेगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब कोई आयरन का टिन या फिर कोई बर्तन होता है, जब उसको हम बाहर रख देते हैं घर से बाहर मॉइस्चर में या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो रहता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है जिसको कि हम रस्ट बोलते हैं। वही रस्ट की फॉर्मेशन है यहाँ पे। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे या फिर कोई प्रॉपर्टीज उसके अंदर चेंज होगी। जैसे कि उसकी स्टेट में चेंज होना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट का चेंज होना एक कॉमन सी बात है। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे कि पहले केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंसेस थी उनकी स्टेट सॉलिड थी। केमिकल रिएक्शन होने के बाद या तो वो लिक्विड भी बन सकते हैं, वो गैस भी बन सकते हैं, वो सॉलिड भी रह सकते हैं। तो इन सब में से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा रिएक्शंस ही पहचान होते हैं केमिकल रिएक्शन के होने की। चेंज इन कलर का चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। पहले माने रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस है उनका टेम्परेचर या फिर जो भी चीज़ हमने लिया उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। क्या पता वो रिएक्शन होने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, जिनके रिएक्शन के टाइम पे गैस निकलती है, गैस इवोल्यूशन होता है। जैसे कि जब हम किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है इवोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन। एक जो केमिकल इक्वेशन होती है वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हमने जो है प्ले किया है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम प्रेजेंट करेंगे सिंबल्स की फॉर्म में। तो उसी को हम बोलेंगे सिंबल्स की फॉर्म से, एलिमेंट्स और फॉर्मूले की हेल्प से जब हम किसी कंपाउंड का रिएक्शन को प्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। डेफिनेशन में आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। अब आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है कि एक केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के जो वेज होते हैं, दो वेज होते हैं। बीच में एक एरो आएगा हमेशा। इस साइड पे हम लोग रिएक्टेंट्स लिखते हैं। जिन दो चीज़ों को या तीन चीज़ें या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, उनको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। मतलब कि रिएक्टेंट्स, उनके सिंबल, एलिमेंट, सब कुछ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा जाएगा। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उस रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हमें हमेशा राइट हैंड साइड पे ही लिखते हैं। और इसके अलावा इनके बीच में एक ये एरो हेड होता है, जिसका जो हेड होता है, इस एरो का जो ये हेड है, ये प्रोडक्ट की साइड होता है और इसकी जो टेल है ये रिएक्टेंट के साइड पे होती है। इसके अलावा जब कोई भी चीज़ हम जैसे रिएक्ट करवा रहे हैं, सपोज यहीं पर ले लेते हैं, जैसे जो रिएक्टेंट है, मानते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, और जब रिएक्शन होने के बाद वही हमारा जो प्रोडक्ट बनता है तो गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो ये जो स्टेट्स लिखी हैं हमने यहाँ पे, जैसे कि लिक्विड को L से डिफाइन करते हैं, गैस को G से करते हैं, एक्वस को AQ से करते हैं। ये सिंबल्स हैं कि ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। सॉलिड को स्मॉल S से करते हैं। तो ये सब लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो इनके बीच में प्लस का साइन आता है।
तो चलिए आगे देखते हैं। यही था कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि 5 पॉइंट्स होते हैं और ये हमेशा लिखने होते हैं। 2 या 3 नंबर, 3 से 4 नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, या फिर टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारी स्केलेटल इक्वेशन। एक स्केलेटल इक्वेशन हम सिंपल भाषा में बताएं तो उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसको कि बैलेंस किया हुआ नहीं होता है। जैसे कि एक इक्वेशन ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप सबने सुना भी होगा। ऑक्सीजन की रेफरेंस स्टेट होती है O2, तो इससे हमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे हमें मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो 2 है, यहाँ पे तो 1 है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई होता है, हम यहाँ पे भी मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन बनी है, देखिए 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम रहेंगे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन रहेंगे। इसी को बोलते हैं हम एक बैलेंस इक्वेशन। और इससे पहले जो ये इक्वेशन थी, सिंपल जो इक्वेशन थी Mg+O2, ये इक्वेशन थी हमारी स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं थी। आगे देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन भी मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो इक्वल रहें। जैसे कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के इस साइड और इस साइड सेम रही हैं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स सेम रहे हैं, तो एक हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगी। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। बैलेंस्ड इक्वेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गए हो। अब नेक्स्ट जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको समझने का, या बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं, इसके पीछे जो रीज़न है वो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पता लगता है, इस लॉ से पता लगता है। जो ये लॉ है ये स्टेट करता है, ये लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम मास को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ना ही मास को ख़त्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसी के लिए हम हमेशा इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, इक्वेशंस हमेशा बैलेंस करनी होती है। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी कई बार क्वेश्चंस में और एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही हम समझ रहे हैं कि इसमें दो जो सब्सटेंस हैं, दो एलिमेंट्स का, दो कंपाउंड्स का जो है कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ A+B=AB। जब A और B का हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा AB बन रहा है। ऐसे ही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज नाम से पता लग रहा है किसी चीज़ का लाइसिस कर रहे हैं। इसमें जो सब्सटेंस या जो कंपाउंड्स का हम रिएक्शन करवा रहे हैं उनका लाइसिस हो रहा है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होते हैं। ये कंपोजिशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट है। जैसे कि इसमें प्रोडक्ट में AB बन रहा था, दोनों कंपाउंड या एलिमेंट्स प्लस हो रहे थे, यहाँ पे वही दोनों एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यही है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, इसके भी फिर फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। पहला है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन है वो 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मीनिंग होता है हीट। ये जो थर्मल वर्ड यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब होता है हीट, मतलब कि हीट की हेल्प से हम डिकम्पोज कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन को। तो किसी भी कंपाउंड को हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करें विद द हेल्प ऑफ हीट। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा CaCO3, इसको जब हम हीट करेंगे या इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ पे इवॉल्व होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। जैसे पीछे हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन की जो कुछ स्टेट्स होते हैं कि ये होना ज़रूरी होते हैं, इनमें से कुछ स्टेट्स या कुछ जो बातें हैं वो होनी ज़रूरी होती है। उनमें से एक था इवोल्यूशन ऑफ गैस, वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इवोल्व हो रही है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवोल्व हो रही है। आगे बढ़ते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोसिंथेसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मीनिंग होता है सनलाइट, तो यहाँ पे सनलाइट की हेल्प से हम लोग डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको जब हम सनलाइट में रखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में जो है डिकम्पोज हो जाएगा।
थर्ड टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड का जो मीनिंग है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहा है, मतलब कि वो डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ किया जाता है, कि हेल्प की ज़रूरत है। जैसे कि वाटर जब वाटर को हम डिकम्पोज करेंगे तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही हम वाटर को डिकम्पोज कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये थे हमारे 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद अगले टाइप का हमारा जो रिएक्शन आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड से आप समझ रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहा है, कि इसमें कोई चीज़ जो है डिस्प्लेस की जा रही है, डिस्प्लेस हो रही है इसके अंदर कोई चीज़। तो ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस किए जाते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। एग्जांपल से समझें, जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन यहाँ पे कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन कर लेगा और कॉपर अलग आ जाएगा। तो यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सेम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो सब्सटेंस है उसका डिस्प्लेसमेंट रहता है, यहाँ पे दो सब्सटेंस का या दो चीज़ें डिस्प्लेस होंगी। ये वो रिएक्शंस होते हैं, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स को ये एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि AB प्लस CD है, यहाँ पे AB एक कंपाउंड और CD एक कंपाउंड है, इनका रिएक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे A और D एक साथ कंबाइन हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म करने के टाइम पे, और C और B एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। यही है हमारा डबल डिस्प्लेस, क्योंकि इसमें आप एग्जांपल से समझे दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं, तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नाम से आप लोग समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स ऐड होते हैं, और इसी का अपोजिट होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर जो ऑक्सीजन एटम्स है वो लूज होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन तो ऐड होते हैं और हाइड्रोजन लूज होते हैं। इसका ठीक अपोजिट है हमारे डिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन लूज होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो ऐड किए जाते हैं। इनका डिफरेंस भी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। फिर आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कई बार समझने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम अभी इसे अच्छे से समझ लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन ये वो रिएक्शन होता है या वो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एक वो भी, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन भी या फिर एडिशन रिएक्शन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कॉम्बिनेशन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म होना जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि इक्वेशन देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो कॉपर रह गया, मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ से हट गया, हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। और ये जो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है इसको हम रिडक्शन बोलते हैं, और यही हो जाएगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये काफ़ी आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में या आपकी फेलो क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें कि हीट इवोल्व होती है, हीट इवोल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कि हीट हमें देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है। सिंपल एग्जाम्पल्स देखें, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हीट एनर्जी क्या है, इवोल्व हो रही है। ऐसे ही एंडोथर्मिक का जो एग्जाम्पल होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम हीट एनर्जी देंगे तब वो फॉर्म होगी 2NO में, तो वो उसका फॉर्म लेगी। इसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, इससे हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। ये होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है कई बार। फिर आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन।
दो टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में समझनी बहुत ज़रूरी है। एक है प्रेसिपिटेशन और दूसरी टर्म है हमारी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले हम प्रेसिपिटेशन को समझ लेते हैं। प्रेसिपिटेशन, देखिए प्रेसिपिटेशन होता क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब हम किसी दो चीज़ों को रिएक्ट करवा रहे हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कोई दो एक्वस सॉल्यूशन मिलके दो आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं और जो रिजल्ट होता है उसमें एक इनसॉल्यूबल सोल्ट, मतलब कि जो जिन चीज़ों का हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो तो सोल्यूबल सोल्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन जो उनके फॉर्म में उनके रिएक्शन के बाद जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा इनसॉल्यूबल सोल्ट है। और इसी इनसॉल्यूबल सोल्ट को हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। देखिए इसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन, जैसे कि यहाँ पे ये जो एक रिएक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक ये रिएक्शन दिखाया हुआ है, ये 3 टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे दी हुई हैं। 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो पहली टेस्ट ट्यूब है इसमें कोई रिएक्शन हुआ है, तो जो थर्ड लास्ट टेस्ट ट्यूब देखिए नीचे एक ब्लू कलर का सब्सटेंस जो है वो ज्वाइन हो गया है, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यही हमारा प्रेसिपिटेट है और इस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा। एसिड प्लस बेस से सॉल्ट और वाटर बनता है, यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एसिड और बेस को मिला के न्यूट्रलाइज हो रहा है। आगे चलते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। कोरोजन, किसी भी मेटल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर मॉइस्चर प्रेजेंस में रिएक्ट करना और एक कोरोइज हो जाना है, रस्ट की फॉर्मेशन होना, उसी को कोरोजन बोलते हैं। इसके अंदर हम जो हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले आयरन का, जैसे कोई भी हमारे घर में आयरन का कोई टिन होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब उसको हम बाहर खुले में ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं मॉइस्चर के साथ, तो उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की जो है लेयर आ जाती है, उसी को हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल होगा कोरोजन का। और कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं और इनको जिंक से कोट कर सकते हैं। और जो जिंक से हम इनको कोट करते हैं उसको हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। ये टर्म याद रखना, ये भी कई बार पूछी जाती है। इसके बाद आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी सेम है कोरोजन के टाइप में, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट्स की बजाय फैट्स और ऑयल, जो हम खाने का सामान होता है, कई बार जो खाने की चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती है, उनमें से एक स्मेल आने लग जाती है, बैड स्मेल, या उनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। क्यों होता है कि जो उसके अंदर प्रेजेंट फैट या ऑयल या कोई भी घी जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है इसमें, वो एयर के अंदर आके वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर से जो है गंदी स्मेल आने लग जाती है, गंदा टेस्ट आने लग जाता है। या आपने कई बार अपने घर में देखा भी होगा कि खाना जब बाहर रखा हम छोड़ देते हैं, फ्रिज में नहीं रख पाते हैं, तो खाना ख़राब हो जाता है, उसके अंदर से गंदी सी स्मेल आती है और गंदा उसका जो खाने का टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। इसके लिए भी अब हमारे पास जो है मेथड्स हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के। जो एयर है, हम उसमें एयर ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन जो है खाने के अंदर नाइट्रोजन एयर मिक्स करें। जैसे कि आपने चिप्स और या फिर जो भी आपके वेफर्स होते हैं उनके पैकेट में जो एयर होती है वो नाइट्रोजन ही होती है, वो इसलिए डाली जाती है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जिससे कि हमारी चिप्स वगैरह जो हैं या जो भी फूड है वो ख़राब ना हो, या फिर हम एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।